साथियों, आज उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के द्वारा जो ये चर्चा आयोजित की जा रही है, कोरोना की आड़ में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले। तो सबसे पहले तो मैं उन साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने ये बातचीत करने के लिए दीप्ति, मधु 3-4 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और एक जो दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसके बारे में वो ये कि असल में जब महिला संगठन इस बातचीत को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो महिलाओं के पास जो समय होता है असल में वो आजकल ये 4 से 5 के बीच का ही कुछ समय होता है जो उनके आराम का समय है असल में सारा काम करके। और इस आराम के समय में जो अपनी कार्यकर्ताओं को, अपनी साथियों को जो खाद पानी देने का जिस तरह का प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया उत्तर प्रदेश महिला समिति ने, ये बहुत हमें पसंद आया। और इस अभी जो अपना जो विषय है इसके ऊपर चर्चा शुरू करें तो उसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जब हम हमारे जो कोरोना महामारी की आड़ में जो लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमले जो चल रहे हैं, इस विषय का जो पूरा एक संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट जो है और इसका जो पर्सपेक्टिव है, जो इसका परिप्रेक्ष्य है कि इस समस्या का समाधान भी कहाँ से किया जा सकता है, इन दोनों नज़र से अगर हम इस विषय को समग्रता में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो हमें एक बार जो है अपने देश के अंदर जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था, एक बार वापस वहाँ चलना पड़ेगा हम सभी को। और वो परिदृश्य था असल में कि जब हमारे संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और उन जैसी जो दूसरी हस्तियां थी जो हमारे देश के अंदर एक समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहती थी, वहाँ पे जब वो उस सपने के साथ इस समानता के मूल्य को लिखित रूप में हमारे संवैधानिक अधिकारों की मूल आत्मा के रूप में जब वो स्थापित करना चाह रहे थे, तो आज जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने वाले हैं, जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो असल में आरएसएस संस्था से संचालित होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में बैठी है वो असल में आरएसएस का एक राजनीतिक विंग है एक तरह से। तो ये जो लोग थे, भले उस समय पे भाजपा उस तरह से नहीं थी, लेकिन ये जो आरएसएस और हिंदू महासभा जो इनका पूरा ये जो परिवार है, एक ये जो कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, वो जो राम राज्य के मूल्य हैं कि जहाँ पे राजा और रंक सब बराबर होने चाहिए, ये मतलब कहने के लिए है, जुबानी जमा खर्च है ये एक तरह से। असल में ये वो लोग हैं कि इन्होंने उस समय पे ये समानता और संवैधानिक जो प्रावधान किए जा रहे थे, इनका हर तरह से हर मौके के ऊपर, हर कदम के ऊपर बहुत ही भोंडे तरीके से विरोध किया था। कहने को कहे कि राम राज्य और राजा रंग की समानता, लेकिन असल में ये वो लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये उन मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग हैं ये असल में। ये इनको जो है ठीक आ रहा है। अच्छा आई एम सो सॉरी, बीच में थोड़ा वो हुआ, अपसेट हुए। मेरे ख्याल से अभी ये ठीक है पिक्चर।
हाँ, तो हम ये कह रहे थे, बातचीत ये कर रहे थे साथियों कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया तो आज जो सत्ता पर जो पार्टी है, इनके जो जन्मदाता जो ताकतें हैं, उनके द्वारा उस संविधान और उसमें जो मूल्य स्थापित किए जा रहे थे, उनका डटकर विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि ये असल में मनुस्मृति जो है उसको संविधान के स्थान पे मनुस्मृति को ये स्थापित करना चाहते थे कि वो हमारी संस्कृति, वो हमारे समाज के साथ मेल खाने वाला एक हमारा शास्त्र है, जिसको संविधान की तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। और उसमें उसके बाद जब ये राजनीतिक पार्टी के रूप में हमेशा से फिर जब ये संविधान बन गया और जो संविधान के अंदर जो सपना देखा गया था, असल में उसको उन सपनों को साकार करने की तरफ जब से देश बढ़ने लगा है, तभी से लगातार ये जो लोग हैं, इनका एक हिडन एजेंडा जिसको कहते हैं, वो हिडन एजेंडा अपना साथ साथ चलता रहा है कि संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको विफल करना और असल में जो मनुस्मृति की संगति में एक समाज और व्यवस्था को जो है निर्मित करना, ये हिडन एजेंडा इनका अलग अलग मोर्चों के ऊपर लगातार जारी रहा है। और खास तौर पे आर्थिक मोर्चे के ऊपर जब हम देखते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है असल में इसको किसी भी दूसरी पार्टी की तरह से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये असल में सूदखोरों की, धन्ना सेठों की, वो सामंतवाद, जिन सामंतों से हमने पीछा छुड़वाया, वो सामंत, वो राजे रजवाड़े, वो धन्ना सेठ जो हैं, ये उनकी अपनी पार्टी है, उनके लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। और ये वैसे ही नहीं था कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो चुनाव का अभियान चला, तो उस चुनाव के अभियान के अंदर जो है अडानी और के जहाज उड़ रहे हैं दिन रात इनको सत्ता में बिठाने के लिए। तमाम जो मतलब बड़ी बड़े अरबपति और जो उनकी कंपनियां हैं, वो 43,000 करोड़ रुपया मोदी की जो एक मतलब कत्लोगार्थ करवाने वाली जो छवि थी गुजरात के अंदर, जो 2010 में जो लोगों ने देखी थी, उसको रातों रात बदलने के लिए वो उसके ऊपर इतने करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च करते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि लगातार 2014 के बाद मतलब जहाँ पे पूरा देश जो है वो तो एक तरह की मंदी की चपेट में आता जा रहा है, लेकिन उसी समय पे ये जो अरबपति खरबपति जो मतलब उनके लाडले हैं, उस तरह से इनकी जो संपत्तियां हैं वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्होंने उन्नति करी है, चाहे उसमें अंबानी है, चाहे अडानी है। और प्रधानमंत्री के फोटोज इतने मतलब घरेलू तरीके से उनके साथ साया हुए हैं कि किसकी पीठ पर हमारे पूरी सरकार का जो हाथ है। अब जब ये इस तरह की धोखाधड़ी जब करनी पड़ती है सरकार को, और जिस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकनी पड़ती है, ये जो नीतियों के माध्यम से मतलब एक खास तबके को जो हर जगह के ऊपर जिसका वर्चस्व कायम करने की कोशिशें करते हैं, तो उस समय के ऊपर जिनसे वोट लिए हैं उनको जो है मतलब किसी तरह का झांसा, किसी झांसे में तो रखना पड़ेगा ना। डांडी मार रहे हैं जिसमें कहते हैं मतलब जो जुबान से वायदे कुछ, बात कुछ और फिर आचरण कुछ है। तो फिर इनको मतलब एक काल्पनिक जो दुश्मन जो है वो लोगों के दिमाग में खड़ा करना पड़ता है। उन सब अपने कारनामों से ध्यान हटाने के लिए नागरिकों का, जनता का, तो एक काल्पनिक फिर इनको चाहिए दुश्मन की तरह से, जिसकी तरफ लगातार इशारा करते रहे कि इधर मत देखो, आर्थिक नीतियों के स्तर पे, आर्थिक मोर्चे पे क्या हो रहा है वो मत देखो, देखो उधर।
वहाँ से देखो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने समाज को किस तरह का खतरा पैदा वहाँ से हो रहा है। और तमाम तरह से मतलब जैसे यहाँ पे भारत के संदर्भ में ये जो पार्टी है इसने मुस्लिमों को उस जगह के ऊपर रखा हुआ है कि जहाँ से उनको ये दिखाया जा सके कि मुसलमान जो हैं वो हमारी समाज संस्कृति और इनके लिए खतरा है एक तरह से। और इवन मतलब कोरोना की महामारी के दौरान भी हमने देखा कि सरकार जो है समय रहते तो जागी नहीं। जब पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी की घोषणा हो चुकी थी तब हमारी सरकार जो है वो पूरे मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नमस्ते और जय हिंद करने पे लगी हुई थी। तब उन्होंने कोई इंतजामात किए नहीं कोरोना की महामारी को रोकने के लिए। और फिर जब वो विफलता सामने आने लगी फटाफट, तो उसके बाद एक मतलब धड़ल्ले से तो अनप्लान्ड तरीके से लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से हजार मजदूर और सब जो लोग हैं उन्होंने किस तरह की परेशानियां भुगती हैं ये पूरे दुनिया ने देखा अपनी आंखों से। और दूसरी तरफ जो है फिर तबलीगी जमात का कह के कि इन्होंने ये फैलाया है और ये हमारे यहाँ पे पूरे षड्यंत्र के तहत तबलीगी जमात का फंक्शन चल रहा था और इनकी वजह से यहाँ पे कोरोना आया। तो इस दौरान भी उन्होंने मतलब ये हरकतें जो हैं वो अपनी जारी रखी है। तो क्योंकि ये जो पार्टी है इसका इस संविधान के अंदर आस्था नहीं है और 2014 से ये सत्ता के अंदर है, तो जब से सत्ता में आए तब से लगातार कोशिश करते करते इन्होंने मैक्रो लेवल पे भी जिसको कहते हैं और माइक्रो लेवल पे भी लगातार लोकतंत्र का ह्रास करने वाले कदम जो हैं वो उठाए हैं। और वो मतलब करते करते इन्होंने हिम्मत यहाँ तक बढ़ाई कि हमारा जो संविधान है CAA और NRC के माध्यम से एक तरह से देश के जो मुसलमान हैं उनको दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह से स्थापित करने की कोशिशें इनके द्वारा जो है वो की गई। और इन्होंने कभी सोचा नहीं था असल में कि इनको जो सबसे कड़ी चुनौती जो मिलेगी वो उन जगहों से मिलेगी कि भले ही जिनको मतलब संविधान के फल जो हैं वो सबसे कम मिले हैं यहाँ पे, लेकिन जब उनको ये पता है कि समानता का जो मूल्य है उस बराबरी मतलब अवसरों की बराबरी, मौकों की बराबरी, आत्म विकास के मौके उनका बराबर मिलना सबको जो है, तो उसकी कीमत को जितना सबसे दबे कुचले हिस्से जानते हैं अपने जीवन के अनुभवों से, इतना जिनको ये मतलब फ्री में ये सब मिला हुआ है आज़ादी और सारे जो मतलब अधिकार, वो उसको उतना वैल्यू नहीं कर सकते। तो इनको ये पता नहीं था कि जब CAA NRC ये सब जब लेकर आओगे तो तुम्हें टक्कर कहाँ से मिलने वाली है। और जब इन्होंने देखा कि टक्कर वहाँ से आ रही है कि महिलाएं जो हैं वो इस हमले के खिलाफ जो है इस देश के अंदर मतलब पूरे आंदोलन को नेतृत्व दे रही हैं, और उसमें भी मुस्लिम महिलाएं जो उन महिलाओं के अंदर भी एक तरह से थोड़ा पिछले पायदान पे रहने की जिनकी स्थितियां रही है। तो ये जो पूरा मतलब आलम था और ये जो पूरा मतलब विरोध था, इससे एक तरह से सरकार जो है वो तिलमिलाई हुई स्थिति में उसने मतलब सारे आगे के जो काम हैं वो किए हैं एक तरह से कि जिनके बारे में वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि ये महिलाएं जो हैं ये घरों की चार दीवारी के अंदर जाएं वापस, और लोगों के अंदर दुष्प्रचार करते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी की वजह से है कि महिलाएं नौकरियों पे आने लगी हैं, बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि ये महिलाएं नौकरियों पे आने लगी हैं,
जिनको इन्होंने उस चार दीवारी के अंदर भेजने के षड्यंत्र रचे थे, पता लगा कि वो सबसे आगे बढ़ के जो है इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और वो भी जवाब किसको? वो अमित शाह, जिसने पूरा CAA NRC जो है उसको मतलब पास करवाने के लिए अपनी तरफ से गृह मंत्री होने के नाते उसने जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ी एक तरह से जो है। तो उसके बाद जब ये इस तरह का विरोध का सामना वो करने लगे, और जैसा मैंने कहा कि इनकी मतलब जब आपकी आत्मा कहीं है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना जब चीज आप करते हैं कि आपको सिरे चढ़ाना है एक तरह से मनुस्मृति को, और काम करना पड़ रहा है देश की संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो है, लोकतंत्र के तहत जो है, तो उस समय पे एक हिडन एजेंडा और उसी तरह से चोर दरवाजा जहां से मतलब इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, उनकी खास जरूरत बन जाती है। और कोरोना की जो महामारी है इसने तो चोर दरवाजे की बजाय इनको पूरा मतलब दरवाजा ही नहीं, पूरा हाईवे जो है वो प्रदान कर दिया एक तरीके से, क्योंकि लोग जो है इस दौरान सड़कों पे नहीं आ सकते थे, आवाज नहीं उठा सकते थे, इनके मंसूबों को बेपर्दा नहीं कर सकते थे। तो ये जो स्थिति जो थी ये इन्होंने बहुत ही मतलब इसको एक तरह से सूटेबल पाया अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए। तो इसलिए इन्होंने अलग अलग मोर्चे के ऊपर, अलग अलग फ्रंट के ऊपर इस दौरान मतलब खुल के अपने जो खेल खेलने थे एक तरीके से इस चोर दरवाजे के माध्यम से, और अपने हिडन एजेंडा को सिरे चढ़ाने के लिए उस तरह की मतलब छलांगे जो है इन्होंने इस दौरान एक तरह से लगाई हैं। और उनको हम मैक्रो लेवल पे भी देख सकते हैं और माइक्रो लेवल पे भी देख सकते हैं। और मैक्रो लेवल पे जहाँ तक देखने का सवाल है, फिर उसके बाद माइक्रो लेवल पे आते हैं कि इन्होंने जितने भी कानून जो मेहनतकश जो लोग हैं, जो कमा के खाने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं इस देश के, उन्होंने अपने कड़े संघर्षों के माध्यम से जो भी कानून कायदे अपने हक में बनवाए थे इस देश के अंदर जो है, उन तमाम की जो आत्मा जो है उसको इन्होंने एक तरह से कुंठित करने की कोशिशें की है यहाँ पे। और अध्यादेशों के माध्यम से, जबकि अध्यादेश भी नहीं कहे जा सकते वो, जब आप अध्यादेश कैसे कह सकते हैं कि जब आप बिहार का चुनाव इतनी मतलब महंगी व्यवस्थाएं प्रयोग करके पूरा चुनाव लड़ने लग रहे हो वहाँ, इसी दौरान जब लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं, और उस समय के ऊपर आप संसद की मीटिंग क्यों नहीं बुला सकते हो? इस समय के ऊपर तो जब संकट में है पूरा देश जो है, तो वो मीटिंग करना और भी ज्यादा जरूरी है। आप जब दूसरे इतने तामझाम के साथ करोड़ों अरबों खर्च करके और अपने प्रचार अभियान जब चला रहे हो, दूसरों की सरकारों को गिराने लग रहे हो, तो एक संसद की मीटिंग करने में क्या लगता है? तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मतलब एक फतवेबाजी के माध्यम से फतवे जारी किए हैं, ये अध्यादेश नहीं है, किसी भी तरह का जो है वो जनमत की इच्छा जो है वो इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और इसके माध्यम से सबसे पहले देश ने आज़ादी के साथ जो सुनिश्चित करने की कोशिश करी थी कि भी हमारे देश के अंदर खाद्य सुरक्षा के पैमाने के ऊपर हम आत्मनिर्भर होने चाहिए। अगर हम खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में झोली फैलाने जाएंगे तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है वहां पे जब हम जो बातचीत रखेंगे अपनी, वो बातचीत जो है उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे उस तरह से। तो ये जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी कि किसानों को मतलब वो फसल केवल पैदा करें जिसमें मैक्सिमम लाभ मिले, इसकी बजाय सरकार जो है अनाज पैदा करने के लिए उनको लाभकारी मूल्य दे एक तरह से। और दूसरी तरफ जो है
जो बेजमीने लोग हैं उनको राशन व्यवस्था की पूरा जो मतलब एक ताना बाना यहाँ पे स्थापित किया गया, उसके माध्यम से सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर उनको अनाज उपलब्ध करवाए, जिससे हमारे देश की जनता जो है उसका मतलब पेट भर पाए और हम दूसरों के ऊपर किसी भी तरह से खाद्य सुरक्षा के मायने में जो है वो मोहताज ना रहे। वो जो व्यवस्था थी उसकी इन्होंने इस दौरान एक तरह से कमर तोड़ी। लाभकारी मूल्य जो किसानों को देना था, वो करना था, उसको जो है विड्रॉ किया और लफाजी करते हैं ये। असल में लोगों में जो अज्ञानता और इस समय के ऊपर जिस तरह का उनका कटाव है पूरा संचार और दूसरे माध्यमों से, उसका भरपूर फायदा ये उठा रहे। कहने को बकवास करते हैं कि अब हमने ये व्यवस्था करी है कि किसान अपनी जिनस को अपने फायदे के हिसाब से जो है किसी भी मंडी में ले जाके बेच सकता है। जो ये मंडी व्यवस्था थी इसकी जरूरत नहीं है, वो लाभ उठाएगा वो। तो ये सब जो जुमलेबाजियां हैं, इनकी आड़ में असल में उस खाद्य सुरक्षा की कमर तोड़ी गई है। मजदूर जिनको 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जो है अपने जीवन की दूसरी जरूरतों के लिए जो लगाने का अधिकार मतलब सैकड़ों साल पहले जो उन्होंने जीता था, उस कानून की बजाय इन्होंने कहा कि 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम कर लिया जाएगा मजदूरों से। और जो भी नई कंपनियां स्थापित हो रही हैं उनके लिए अभी 3 साल तक छुट्टी रहेगी कि किसी भी तरह के श्रम कानून वहां पे लागू नहीं किए जाएंगे और 3 साल तक जो है वो स्थगित रहेंगे सारे जो श्रम कानून जो है। तो ये जो इस तरह के मतलब अध्यादेशों के माध्यम से जो ये हमले किए गए, इसमें पूरा कहीं पे कोई स्टेट्स की कंसल्टेशन नहीं है। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो ढांचा है, हमारा संघात्मक ढांचा, एक तरह से उसका भी अवमूल्यन किया गया है, उपेक्षा की गई है उनकी। ना तो लॉकडाउन से पहले किसी तरह से कंसल्ट किया और ना तमाम ये जो प्रावधान किए गए हैं उनमें किसी तरह की भी कंसल्टेशन वहां पे नहीं है। और केंद्रीकृत तरीके से पूरा एक सत्ता को तानाशाही अंदाज में मतलब वो रखने के लिए पूरा मतलब यहाँ पे चलाया गया है। तो इसके साथ साथ 2-4 दिन पहले का अगर आप देखें, कितने दूरत्वपूर्ण और मक्कारीपूर्ण तरीके से इन्होंने कहा कि जो सिलेबस जो है उनको 30% कम करना पड़ेगा। और क्योंकि मतलब इस पूरे दौरान जो है वो शिक्षण प्रशिक्षण कार्य जो है वो चल नहीं पाया है। और इसकी आड़ में किया क्या गया है, असल में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं देश के और जो भी थोड़े संवेदनशील लोग हैं, उन सब ने देखा कि वो सिलेबस के वो हिस्से असल में हटाए गए हैं जिनका जो मतलब लिंक जो है हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्य मान्यताओं के साथ था, या हमारी संवैधानिक जो प्रणाली है उसकी जानकारी, उसके बारे में एक रिस्पेक्ट का भाव, ऑनर का भाव जहाँ से पैदा हो, जानकारी मिले। असल में वो सारे पोर्शंस जो हैं वो सिलेबस से वहाँ पे निकाले गए हैं। और जबकि मतलब हम यहाँ पे हरियाणा के अंदर जब ऑनर किलिंग, ऑनर क्राइम, इन मुद्दों के ऊपर संघर्ष करते हैं तो हमें तो ये लगता है कि हमारे सिलेबस जो है मतलब 6ठी क्लास से हमारा जो संविधान है और हमारे जो नागरिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य जो हैं वो एक तरह से मतलब उसका हिस्सा बन जाने चाहिए, ताकि एक आत्म अनुशासन की भावना जो है वो हमारे नागरिकों के अंदर शुरुआत से ही उसका जो है मतलब उसके बीज जो है वो वहीं से शुरू हो जाए। तो ये जो पूरा मतलब जिस तरह का वो किया गया है सिलेबस के अंदर कतरब्योत जो की गई है, वो अपने आप में बहुत ही घातक संदेश जो हैं इनके अंदर छुपे हुए हैं एक तरह से। और इसके साथ साथ अफसोस की बात ये है कि
हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि जो वंचित तबके हैं, जब उनके वो किसी भी तरह का अपने अधिकारों के प्रति या अपने जीवन माल के प्रति कोई भी मतलब शंका महसूस करते हैं, उन पे हमला महसूस करते हैं, तो वो किसकी शरण में जाते हैं? वो शरण केवल यही है कि संवैधानिक जो स्थापनाएं हैं उनको लेके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है और आप हमें बचाइए उस तरह से। लेकिन वही जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हद ये हो गई इस दौरान जो है उस सुप्रीम कोर्ट की कि विकास दुबे जो अभी खुद इन्होंने जिसको एनकाउंटर के नाम पे जिसकी जान ली है, यहाँ पे विकास दुबे जैसे मतलब जो अपराधी हैं उनके ऊपर 60 मुकदमे चल रहे हैं। तो वो तो आज के दिन बेल पे था जब ये सारा सब कुछ हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ वरवरा राव जैसे जन कवि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां उस तरह से लगाई हैं, उनको सुधा भारद्वाज जो है, गौतम नवलखा जो है, उन सबको जो है वो और उन जैसे अनेकों ताल तुमड़े जी हैं भीमा कोरेगांव में, दूसरे अनेकों उनके ऊपर जो मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने या उनके लॉयर्स ने वहाँ पे जो आवाजें उठाई, मतलब और उनकी जो साईं बाबा है जिनकी स्वास्थ्य की स्थितियां बहुत ही गंभीर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देता। एक तरह से बहुत मतलब दिल दुखी होता है हमारा ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जब उस पक्ष के ऊपर भी देखने को मिलती हैं उस तरह की। तो कहने का अर्थ ये है कि तमाम तरह से जो नागरिक अधिकार हैं और जो हमारी जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और हमले करने के खिलाफ जो आवाज उठाने वाले हैं उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है चुन चुन के। और उनके अंदर भी अगर देखेंगे तो एक सिलेक्शन है, और वो सिलेक्शन कौन सा है? वो सिलेक्शन ये है कि CAA NRC के खिलाफ शाहीन बाग और यहाँ पे जो आंदोलन चले और उनको जो हमारे होनहार विद्यार्थियों का और आगे बढ़े हुए जो मानवाधिकार संगठन कार्यकर्ता जो हैं उनका जो समर्थन मिला, तो उससे सरकार जो है उनके ऊपर खास तौर पे एक तरह से मतलब तमाम जो नियम कायदे हो उनको ताक पे रख के एक तरह से उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। और ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं, मतलब ये थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है कि ये हमारी इस दौर की मतलब वो लेयर है हमारे जनसंख्या की जो है जो सबसे बड़ी मतलब कुर्बानियां देने के लिए आगे आई है, किसी भी तरह के संकोच को अपने दिल और दिमाग में जगह दिए बगैर। इनमें से फॉर एग्जांपल मैं जो जानती नताशा नरवाल को जानती हूँ, मैं हमारे रोहतक की हमारे हरियाणा की बेटी है वो, जो आज के दिन UAPA के तहत जो है तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और नताशा नरवाल जो है वो कौन है, मतलब मैं थोड़ा एक प्रोफाइल जिसको मैं सबसे नज़दीकी से जानती हूँ उनका मैं रख सकती हूँ कि नताशा नरवाल के दादा जो हैं वो एक्स सर्विसमैन सूबेदार रहे उस समय फौज के अंदर, और निहायत ग्रामीण परिवेश से वो आते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने तमाम अपनी ज़िंदगी जो है लड़कियों के स्कूल में जाके फ्री में शिक्षा देने के लिए लगाई, और उनकी तीनों जो बेटियां हैं हर एक को ये सुनिश्चित किया कि वो जो है वो पढ़ाई अगर बेटों को मौका मिल रहा है तो उनको भी पूरा मौका मिले। और खुद जो है नताशा नरवाल के जो पिताजी हैं
वो हमारे यूनिवर्सिटी जहाँ पे उत्तरी भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के लिए इमरजेंसी के खिलाफ, तमाम तरह के हमलों के खिलाफ एक बड़ा ऐसा केंद्र था, उस जगह से महावीर नरवाल जो नताशा के पिता हैं, वो प्रोफेसर बने हैं, इमरजेंसी में जेल में रहे, फिर भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे वो, और उन कृषि वैज्ञानिक वो सम्मानित रहे हैं। और उनका घर जो है, हम उस समय पे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे और वो नौकरी में आ चुके थे। एक तरह से जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए और छात्रों के हित में काम करने वाले थे, उनका घर जो है उनके लिए हमेशा कभी उनके घर पे ताला नहीं लगा देखा हमने। वहाँ पे तमाम वो लोग आना जाना उनका, और अनेकों अंतरजातीय विवाह जो है वो उस दौरान मतलब उनके घर पे संपन्न हुए। आज नताशा, उसी वजह से आज नताशा जो है वो पीएचडी करती है जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय के अंदर, और जिस विषय पे वो पीएचडी कर रही है वो भी अपने आप में बहुत ही ऐसा सामाजिक सरोकारों वाला विषय है। उसकी बुआएं जो हैं वो सबिता नरवाल हमारे यहाँ पे जो वर्किंग वुमेन की कमेटी है उसकी वो स्टेट की लीडर है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं असल में जिन्होंने मतलब एक तरह से ऐसे आत्म विकास उन परिस्थितियों के अंदर किया है कि जहाँ पे छोटी मोटी जो लाभाणी जो है उनको देखे बिना जो बहुत ही निखरे स्वस्थ मानवीय मूल्य जो है उनके लिए वो कीमत अदा करने की मतलब उनके अंदर मादा है, वो पैदा हुआ है, वो लोग हैं ये यहाँ। उसके साथ में देवांगना है। देवांगना को मैं व्यक्तिगत रूप से उतना नहीं जानती हूँ जितना नताशा को जानती हूँ, और इसके साथ साथ हमने मतलब इस मसले के ऊपर यूपी के अंदर तो जिस तरह का जो हुआ वो तो मतलब आज तक के इतिहास में कहीं देखा नहीं गया होगा। अनेकों ऐसे लोग वहाँ के जिनके साथ वहाँ पे जनमानस का पूरा मतलब जो कहें कि एक गरिमापूर्ण और आदरपूर्ण रिश्ता जो है वो बना हुआ है। वो सब लोग जो हैं उनके ऊपर मोहम्मद स्वैब हैं, एसआर दासपुरी जी जो हैं, सदफ जफर जो हैं, और दीपक कबीर जिनको मैं खुद जानती हूँ, बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट वो साथी रहे हैं। उनके ऊपर मतलब केवल मुकदमे ही दर्ज नहीं हुए हैं, अभी रिकवरी के नोटिस भी उनको दिए गए। और हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया था कि भाई जो आंदोलन के दौरान जो भी कुछ नुकसान हुआ है आप लोगों के नाम चस्पा नहीं कर सकते दीवारों के ऊपर इस तरह से, उस समय पे भी वो नाम जो है वो हटाए नहीं गए थे। और जो लोग वो मतलब वो जुर्माने पे नहीं कर सकते उनको जेलों में डाला हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्शा वाले भाई जो हैं वहाँ के साथी, जो किसी आंदोलनकारी को अपनी रिक्शा में बिठा के जो है कहीं पे छोड़ के आए, उसके ऊपर 2 लाख का जुर्माना कर दिया उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, और वो जो 2 लाख नहीं दे पा रहा तो आज वो जेल के अंदर जो है वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये जो मैं ये जो कह रही थी कि भी एक खास तरह का सिलेक्शन जो है, सफूरा जरगर जो मतलब प्रेग्नेंट होते हुए जिस लड़की ने तमाम तरह से इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और उसके साथ जिस तरह से सलूक किया गया है, सबकी आत्माएं परेशान हुई है इस तरह की चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे। और ये जो सिलेक्शन है खास तौर पे क्योंकि गृह मंत्री जो है वो आज के दिन उसका जो है पूरा डंडा चलता है पूरे देश के अंदर, और उसने जो CAA NRC जिसको विजुअलाइज किया, जिसको सिरे चढ़ाया,
उसके खिलाफ जिन्होंने बोलने की हिम्मत करी, उनको सबक सिखाना गृह मंत्री ने ये ठान रखा है। उसके लिए चाहे दिल्ली पुलिस की गरिमा जो है उसको दांव पे लगाना पड़े, चाहे पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने देश की और अपने तौर तरीकों की थू थू करवानी पड़े। फॉर एग्जाम्पल मतलब जो दिल्ली पुलिस ने CAA NRC के अंदर जो हल्फिया बयान के आधार पे जो अपने वो तैयार की है रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बताया कि 12 रिपोर्ट जो है हूबहू शब्दशः मिलती हैं, उनके शब्द भी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो तमाम जो है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है एक तरह से। इसी तरह से मतलब शाहीन बाग के अंदर फॉर एग्जाम्पल जिन सिख भाइयों ने, उनकी एक परंपरा है ऐसी उदार मानवीय जो परंपरा है, उन्होंने जो लंगर वहाँ पे पहुँचाया था उनको भी नहीं बख्शा गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। और जाफराबाद और दूसरी जगह पे जो दंगे किए गए, जब इनके मतलब तमाम ओछे हरकतों से जब शाहीन बाग और यहाँ के मोर्चे जो हैं, संघर्ष के मोर्चे जो हैं वो हट नहीं रहे थे, तो फिर इन्होंने डंडे और लठ और जान लेने का जो मतलब कोशिशें की इन दंगों के माध्यम से जाफराबाद और वहाँ पे जो घायल लोग थे, उनका जो इलाज करने वाले जो डॉक्टर थे, उन डॉक्टर को भी इन्होंने जो है वो अंदर किया। और कोई मामूली धाराएं नहीं लगाई हुई है। ये सब जो छात्र हैं, ये सब जो मानवीय सरोकारों के साथ मतलब साथ देने वाले, समर्थन देने वाले लोग हैं, उनके ऊपर UAPA जैसा कानून जो है मतलब जब औपनिवेशिक काल से भी, जो हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं था उस समय पे भी जो तमाम काले कानून थे, उनसे भी ज्यादा कठोर और एक तरह से लोकतंत्र का विरोधी जो कानून है UAPA जो है, वो उनके ऊपर लगाया गया है। अपने आप में ये शर्म की बात है एक तो कि UAPA जैसा कानून मतलब यहाँ पे अभी भी चालू है, और इसके ऊपर जो UNO जो है, UNO की असेंबली के अंदर ये बात उठाई गई कि सरकार की आलोचना करने वाले जो कार्यकर्ता हैं भारत के अंदर, उनके साथ जिस तरह का सुलूक किया जा रहा है वो निंदनीय है एक तरह से। उसकी भी परवाह इनको नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने तमाम सा भी जो है कदम पीछे नहीं हटाए हैं। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि असल में जो जिम्मेवार थे इन सारी मतलब दंगा भड़काने के और लोगों को जो है इस मतलब हिंसा की आग में झोंकने के जो जिम्मेवार थे, कपिल मिश्रा जो है, कपिल मिश्रा का भाषण, जिसके बाद ये पूरे हमले शुरू हुए, एक तरह से दंगे नहीं हमले शुरू हुए अल्पसंख्यकों के खिलाफ। और जो यहाँ के जो गृह मंत्री लाडले जो इनके अनुराग ठाकुर जिसको बोलते हैं, दो धेला न सस्ता, जिसने मतलब टीवी के ऊपर आके जैसी घटिया भाषा बोली है, वो कोई सड़क छाप मतलब आवारा जो है, उसके अलावा उस भाषा को कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आंदोलनकारियों के लिए उसने कहा कि गोली मारो सालों को, ये शब्द जो हैं ये किसी गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। ये बिल्कुल एक छटे हुए मतलब आवारागर्द की तरह की ये भाषा, अगर इसको देखा जाए तो वो लोग तो आज जो है वो दंदनाते घूम रहे हैं। पूरा एक मतलब किसी तरह की कोई उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई। कितनी बार प्रधानमंत्री ने मन की बातें करी हैं, वो मन जो है उस मन में ये जो चीजें जो सुनी हैं, इनके खिलाफ कोई भाव आता है या नहीं है, कैसा मन है ये, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और वो लोगों को जिनको पीछे होना चाहिए था सलाखों के, वो तो दंदनाते घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बजट पेश कर रहे हैं,
और असल में जो दिलेर लोग हैं और जो असल में हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो मूल्य मान्यताएं स्थापित करी, हमारे भगत सिंह ने, हमारी झांसी की रानी ने, हमारे जो तमाम शहीद हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के उन मूल्यों की जो रक्षा करने वाले हमारे छात्र, हमारे मानव अधिकार कार्यकर्ता, हमारे वकील जो हैं, हमारे पत्रकार जो हैं, वो आज मतलब सलाखों के पीछे बैठे हैं। और एक सिलेक्शन तो ये है कि जहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर जो हमले किए गए हैं, उनके अंदर सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों का एक सिलेक्शन है, और उनके अंदर भी एक फिर सिलेक्शन है कि मुस्लिम समुदाय से जो बहन भाई हैं, उनके अंदर जो असल में ये जो 12 जो मैं ये रेफर कर रही थी, जो FIRs जो हैं, जो हूबहू एक ही शब्द मतलब शैली में लिखी गई है, उनके अंदर ज़्यादातर वो मुस्लिम जो बहन भाई हैं, उनके प्रति जो है एक और घटिया सिलेक्शन है कि भी किसी भी तरह से मतलब उनकी तरफ से कोई चुनौतीपूर्ण आवाज अगर उभर के आती है इन लोकतांत्रिक हमलों के खिलाफ जो है, तो उनको तो मतलब रगड़ के रख देना है। यहाँ पे इस तरह का रवैया जो है वो हर कलम के चलने में, हर तरह के मतलब जो केसेस हैं उन सब के अंदर वो नजर आता है। और हम जो असल में जो सामाजिक संगठन है, जो हमेशा से इन नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के लिए जो लड़ने वाले हैं, आज हमें अपनी ये कोरोना के दौरान जो है अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए, शारीरिक जो दूरी है उसका भी ध्यान रखते हुए, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि हमें जो है वो जो परिवार हैं जिनके ये बहन भाई आज जेलों के अंदर हैं, उन तमाम के मतलब घरों के और जो भी उनके परिवारजन हैं, हम उनके बिल्कुल करीब, उनके दिलों के करीब, उनके मतलब सरोकारों के करीब नजर आए बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए जो है बहुत ही टफ समय है ये। और मैं खुद बताऊं कि नताशा नरवाल और इनकी जो तारीख थी, मतलब महावीर नरवाल हर जो 60 साल से ऊपर उनके पिता, वो सब जो हैं 65 साल से, बल्कि जिसको कहते हैं कि कोरोना के दौरान उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस समय पर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रखी हैं कि वो मतलब भटकते ही रहे एक तरह से, छोटे से छोटे काम के लिए भी। हम सब उनको मिलने गए जब इनकी उस दिन तारीख थी नताशा देवांगना की, लेकिन हमें तो कहाँ का मिलने देना था, उन्होंने उनके वकील तक को नहीं मिलने दिया उनको जो है, जबकि तमाम कागजात उनके पास थे। वो एक बार इधर दिखाएं, एक बार उधर दिखाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था किसी भी तरह से। तो ऐसे कड़े समय से जो लोग, जो परिवार, जो हमारे भाई बहन गुजर रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनके साथ खड़े रहें और उसके साथ कोई भी मौका ना चूके जहाँ पे इस तरह के ये जो तानाशाहीपूर्ण रुझान, जो हमले जो हैं, इनको मतलब चुनौती देने की कोई जगह हो, तो उसको जो है किसी को भी मतलब चूकना नहीं चाहिए हमें। और इसके साथ साथ जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है असल में जो लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने वाले हैं, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज मीडिया का भी जो बड़ा हिस्सा है वो मतलब उसी लाइन में खड़ा हो गया है दुर्भाग्यवश, कि जहाँ से इन तमाम हमलों को जो है जस्टिफाई किया जा सकता है। तो ऐसे समय पे व्यापक जनता के जो हिस्से हैं वहाँ तक सरकार के इन हमलों के जो निहितार्थ हैं, खेती बाड़ी पर जो हमला है, मजदूरों पर जो हमला है, मानव अधिकारों के लिए जो काम करने वाले हैं, उनको बचाने वाले जो हैं, उनके ऊपर जो हमला है, इसके निहितार्थ वहाँ तक पहुँच पाए, ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि आवागमन बंद है इस समय के ऊपर पूरा जो है, और जो दूसरे भी मतलब आवाज उठाने के तरीके भी
उस तरह से बंद हैं। अखबारों की भी जो सीमाएं हैं, 4 बजे से पहले खबर आएगी वो छपेगी, बाद की नहीं छपेगी। तो इस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर हम किस तरह से अपने बहन भाइयों के पास, व्यापक नागरिक समाज के पास जो है इन हमलों को एक्सपोज कर पाए, उन तक इनके जो सबब हैं उनको पहुंचा पाए। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमें जो है बिल्कुल कोरोना की महामारी के दौरान जिस तरह से मतलब हमला करने वालों ने नित नए तरीके अपनाए हुए हैं, हमें जो है हम तो मतलब सबसे मतलब ऐसे दिल और दिमाग है कि जो मतलब इस धरती के ऊपर कोई भी विचार है, कोई भी रचना जो है वो मतलब खूबसूरत जो है वो हमारे से होकर गुजरती है। तो हमें जो है वो अपने तौर तरीके जो एकताबद्ध कर सके हमारे बहन भाइयों को, और इस तरह की जो ताकतें हैं उनको बिल्कुल धरातल के स्तर पे जो है वो अलग थलग डाल सकें, इनको पहचान सकें। मतलब एक तरह से जिस मिट्टी के ये लोग बने हैं और जिस तरह के मतलब घटिया मंसूबों को लेके मतलब हमारे सपनों को ये जो है तोड़ने पे तुले हुए हैं। तो ये मतलब इस समय पे ये संदेश पहुंचाने के लिए हमें रचनात्मक तरीके अपनाने पड़ेंगे और आंदोलन और प्रचार की जो है विधाएं जो हैं वो नित नई जो हैं वो अपनानी पड़ेंगी आज के दिन जो है, क्योंकि जब तक व्यापक जनता जो है वो लामबंद नहीं होती है इन हमलों के खिलाफ, तब तक मतलब जो इन लोगों को पीछे धकेलना जो है वो आसान नहीं है। कटघरे में खड़े कर सकते हैं, सवालों के घेरे में है, पूरी दुनिया की जो पंचायतें हैं वहाँ पे निंदा हो रही है, सब कुछ मतलब ये सब जो चल रहा है ये भी एक संख्यात्मक बदलाव तो हमारी तरफ जा रहा है जो हम चाहते हैं, लेकिन इसको गुणात्मक तरीके से अगर बाजी को पलटना है और इनको जो है मतलब इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इन मंसूबों के ऊपर अगर अंकुश लगाना है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे लिए समर्थन का कोई अंश जो है उस सारे अंश को, उन अंशों को जोड़ के जो है एक अपनी ताकत को हमें निर्मित करना होगा। ये समय की मांग है हमारे से और निरंतर जो तमाम जो संगठन जो हैं वो आह्वान कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के आह्वान जो हैं वो देश के अंदर जैसे आने वाली 9 अगस्त को भी एक बड़ा आह्वान है, तो देश बचाओ और खेती बचाओ और अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार जो है उनको बचाओ। तो ये जो इस तरह के आह्वान आते हैं इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को लामबंद करने की ज़रूरत है, और यही रास्ते हैं असल में जहाँ से गुजर के ये बड़ी लड़ाइयाँ और बड़ी चुनौतियाँ जो हैं वो सत्ताधारी सिरफिरे शासकों के खिलाफ जो है वो अपने पूरे आकार में जाके खुलती हैं। और इसके ऊपर हमें मतलब भरोसा है पूरा कि जिस तरीके से मतलब बिना चुनौती के तो देश के अंदर किसी भी हमले को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मतलब बिल्कुल रास्ता रोक के खड़े हो जाए एक तरह से कि भी आ जाओ भाई, इससे आगे नहीं। वो जगह बनाने के लिए जिस संकल्प और जिन इरादों की, बुलंद इरादों की ज़रूरत होती है वो उनसे हमें हर समय के ऊपर लैस रहने की ज़रूरत है, और वो देखने को भी मिलते हैं हर रोज़ जब हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं तो। और ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशा की किरण है, और ये जो किरण है ये पूरी
लौ की तरह से अपने पूरे आकार में सामने आए, इसके लिए हम सब जो है मिलजुल कर प्रयासरत रहेंगे। और इस मौके के ऊपर जब ये हमने चर्चा करी है कोरोना की आड़ में लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमले, जो ये चर्चा करी है, एक बार फिर मैं हमारी जो उत्तर प्रदेश की अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जो है उसको धन्यवाद देती हूँ। और जो मतलब दूसरे जो साथी जिन्होंने ये विजुअलाइज करके ये चीज़ें जो हैं ये इनको आगे बढ़ाया है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और ख़ास तौर पे मतलब जो हमारे यूपी के जो साथी हैं, मतलब हैं तो हमारे यहाँ पे भी मतलब वो ही सत्ताएं, पर जिस तरह का यूपी में वहाँ के बहन भाई जो झेल रहे हैं, मतलब वो बहुत ही मतलब पीड़ादायक है एक तरह से। और फिर भी साथी बराबर चुनौती देते हैं, चाहे महिलाओं के प्रति हिंसा का सवाल हो, चाहे उसके अंदर ये जो मतलब शासक वर्गीय जो हमले हैं उनका सवाल हो, या खाद्य सुरक्षा के सवाल हो। इन सब के ऊपर यूपी के साथी जो है पूरी जिंदा दिली के साथ हर मोड़ के ऊपर हमें खड़े नजर आते हैं। तो उनको शुभकामनाओं के साथ और पूरी मतलब सलामी के साथ जो है मैं अपनी बात को यहाँ पे संपन्न करती हूँ। और साथियों, सवाल मैं अभी तक तो नहीं देख पाई, आगे अगर कोई सवाल उसमें होगा तो देख के फिर मैं देख लो, कोई बात नहीं, अभी एक बार देख लो। हाँ, दिक्कत है। अच्छा, कोई सवाल हो तो बहुत सारे साथी हैं हमारे जो हमारे से भी बहुत बेहतर तरीके से इन मुद्दों को समझते भी हैं और उन पे सोचते भी हैं। वो सब इसमें हमारे चर्चा में शामिल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है वो उनकी टिप्पणियां पढ़ के भी इसके ऊपर। और हाँ, साथी बादल सरोज ने लिखा, उनका एजेंडा शिक्षा को लर्निंग की बजाय अनलर्निंग का माध्यम बनाना है। ये बिल्कुल हकीकत यही है कि जिस तरह से जिस पैटर्न पे हमारे शिक्षा के एजेंडा में जो कटौती की गई है पूरा सिलेबस में जो है, वो तो बिल्कुल उससे ये स्थापित होता है। जो आपने तो बहुत सही कहा है ये साथियों। हाँ, कॉरपोरेट की बिल्कुल। और शमशेर जी ने लिखा है कि उनकी स्टाम्प मात्र बन के रह गई है ये सरकार। इसके साथ साथ मतलब तमाम तरह के पिछड़े जो विचार और पिछड़ी जो ताकतें जो हैं, मतलब उनको भी हवा देने वाली मतलब पूरी मुहिम जो है वो यहाँ पे चलाई हुई है इन्होंने। जो फील्ड में आप तो काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, तो रोज़ उनसे जो टाकरा होता है जिस तरह की ताकतों के साथ है, वो भी जो जिन विचारों को, जिन मूल्यों को बड़े प्रयासों से आज़ादी के आंदोलन और आज़ादी के आंदोलन के बाद मतलब दबाया गया था, आज उन सबको खाद पानी इनकी तरफ से जो है वो दिया जा रहा है।
नीचे के स्तर पे ये देखने को मिलता है। सीमा सीमा थैंक यू। बिल्कुल संविधान विरोधी सरकार जो साथी ने कहा वो बिल्कुल वही उभर के आ रहा है दिन प्रतिदिन हमारे सामने। लूट झूठ और फूट का त्रिशूल बिल्कुल सही कहा गया साथी के द्वारा। ये सलोनी हमारी एक बहुत ही युवा साथी है और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो पिंजरा तोड़ो का जो अभियान था, हॉस्टल्स के टाइमिंग्स जो है लड़कियों के लिए भी उतनी ही स्वतंत्रता उपलब्ध हो जितनी हमारे दूसरे छात्रों के लिए है, उस आंदोलन के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था ये साथी ने। वो भी शामिल है इसके अंदर अपनी बातचीत के अंदर। और मुझे ये लग रहा है कि सभी साथियों ने अपनी अपनी तरफ से मतलब इस विषय के ऊपर लिखित में भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है, जो इस विषय को पूरा समग्रता ही प्रदान करता है उस तरह से। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हम अपनी इस बातचीत को जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक यू दीप्ति, मधु और वहाँ पे तमाम जो टीम के साथी हैं जो काम करने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया।